चलें जी, ये मैंने स्टार्ट कर दिया और मुझे ये बताइएगा पीपीटी आपको शो हो रही है? यस सर, शो हो रही है। ठीक है। ओके ओके ओके। चलिए ये हमारा बैच 7 है और फर्स्ट क्लास है इसकी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपने हवाले से करवा देता हूँ। ऑलमोस्ट जितने भी लोग मेरे साथ लिंक्ड हैं वो मुझे जानते ही हैं, मेरे कैरियर के हवाले से और मेरे काम से रिलेटेड जो नाम से भी ऑलमोस्ट हर बंदे वाकिफ़ है। जस्ट आई थिंक जो आपको इंट्रो करवाने की ज़रूरत है वो जस्ट एक बीटीएम की ब्रांड की है कि इसकी बुनियाद रखी क्यों गई है और मेरा विज़न क्या है। मेरा विज़न सिंपल सा है कि इसको एक ऐसे इंस्टीट्यूट बनाया जाए कि जिसके ज़रिए आप लोग हकीकी मानों के अंदर ट्रेड के जो एक्सपेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप समझ सको। और ये जस्ट रिलेट नहीं है कि क्रिप्टो ही है कि आपने क्रिप्टो के अंदर रह के ट्रेड करनी है और आप क्रिप्टो ही कर सकते हो। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से एक ट्रेडर तजारत करने वाले बंदे को या बिज़नेस करने वाले बंदे को बिजनेसमैन बोला जाता है ना, उसको इस चीज़ के साथ गर्ज नहीं होती है कि वो क्या बिज़नेस कर रहा है। हाँ, वो स्पेसिफिक अगर किसी फील्ड के अंदर काम कर रहा है ना, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। तो उसको एक कॉन्सेप्ट का पता होता है कि मैंने बिजनेस करना कैसे है। तो सिमिलरली जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मैंने आपको ना एक ट्रेडर बनाना है, गैम्बलर नहीं बनाना। अब गैम्बलिंग के अंदर और ट्रेडिंग के बीच में फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क सिर्फ ये आता है कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे और आप अपने माइंडसेट के हिसाब से चीज़ों को लेना शुरू कर दोगे, जो आपकी डिमांड है उसके मुताबिक चलना शुरू कर दोगे, जिसको कहते हैं मनमानी करना। और सट्टाबाजी के अंदर भी तो ये चीज़ होती है ना, जुआ जो होता है, गैमलिंग होती है, कसिनो के बीच में क्या चीज़ होती है, यही चीज़ होती है। आप अगर फ़र्ज़ करो $100 आप लेकर आ रहे हो मार्केट के अंदर और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने इस $100 के साथ $100 कमाना है। पॉसिबिलिटी है, जो जुआ खाना होता है, कसिनो होता है, वहाँ पे भी यही काम ही होता है। वहाँ पे भी आप पैसा कमाने के लिए ही जाते हो, सट्टाबाजी करते हो। लेकिन वहाँ पे अगर आप ये रिटर्न की उम्मीद रखते हो कि 100 लगाऊं और 100 आए, तो परसेंटेज के ऊपर उसको देखो कि वो 100% रिटर्न बनता है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी होती है किसी भी बिजनेस के अंदर? अगर हम उसूल को देखें कि जो आप ROI ले रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, फिनांस रूल के तहत अगर देखा जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी काम में आप इन्वेस्टमेंट करो और वो काम आपको 1 महीने के अंदर, 1 दिन के अंदर या चंद महीनों में आपको उतना ही लगा हुआ पैसा वापस रिटर्न कर दे? कोई शाज़ो नाज़र कोई इस तरह का कोई सिनेरियो निकल के आ जाए गैम्बलिंग से हटकर, वो एक अलग चीज़ है। कोई गुड लक आपकी हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कभी भी किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता। तो बीटीएम का विजन भी यही है कि BTM is the most popular institute for making the best trader with the vision of bringing the awareness. अवेयरनेस किस चीज़ की है? कि जो पोंजी स्कीम्स होती हैं कि आपने उनसे कैसे बचना है। अगर आपने फॉरेक्स की मार्केट में जाना है तो आपने वहाँ पे वर्किंग कैसे करनी है। अगर आपने कॉमोडिटी में ट्रेड करनी है, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल जो मादनियात हैं, अगर आपने वहाँ पे ट्रेड करनी है तो आपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है, कैसे आपने उसको डिफाइन करना है, आपने एक अच्छा ट्रेडर कैसे बनना है, रिस्क कितना लेना है, ये चीज़ उसमें आ जाएगी। अगर आपने स्टॉक में जाना है तो स्टॉक्स को किस तरह से आपने चूज़ करना है। इसी तरह से अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आना चाहते हो तो आपने उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है बिफोर एंटर द मार्केट। तो ये है एक विजन जिसको मैं कहता हूँ कि बी अ ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर, कि हमेशा ओरिजिनल वर्क करो, एक शॉर्टकट की तरफ आप ना जाओ और आप अपने ज़ात के साथ आप मुखलिस रहो। तो सिंपल ये है मेरा एक मिशन और ये है मेरा एक विजन। अब अगर हम डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं कि ये जो कोर्स आप कर रहे हो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो तो उसके अंदर वाई का एक एलिमेंट होता है। क्यों कर रहे हो, उसका रीज़न क्या है, ये वाई आपकी लाइफ के अंदर लाजमी होना चाहिए, जिसको आप क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हो। भाई आप अगर मेरे पास आए हो, किस माइंडसेट के साथ आए हो, क्यों आए हो? अगर आप किसी और का कोर्स करने के लिए जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? किसी काम को सीखने के लिए जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? अगर आप अपनी स्टडी के अंदर किसी सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? तो ये जो क्यों का वर्ड है ना, ये आपकी लाइफ के अंदर कंपलसरी होना चाहिए। जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा ना, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो सिमिलरली जो कोर्स की डिस्क्रिप्शन है वो क्या है कि दिस कोर्स इज़ ओनली फॉर दोज हु वांट टू चेंज देयर लाइफ एज प्रोफेशनल ट्रेडर्स।
मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि मेरा विजन क्या है, आपको ट्रेडर बनाना, गैम्बलर बनाना नहीं। तो उसी हिसाब से क्या है कि अगर आप इस चीज़ को, इसको कैरियर बनाना चाहते हो, मज़े नहीं लेना चाहते, एक होता है जस्ट आप चस्का लेना चाहते हो, टाइम पास करना चाहते हो कि चलो यार बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, देख लेते हैं क्या चीज़ है, एक ये है। और एक होता है कि बाकायदा तौर पे मार्केट में एंट्री करना, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर अपने माइंड को ये जो है ना सिग्नल देना कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, और उसको फिर प्रोफेशनल बना लेना। तो ये कोर्स आपके लिए तब भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप उसके साथ मुखलिस हो जाओगे। एक होता है चीज़ के अंदर इंसान का इंटरेस्ट पैदा होना, और एक होता है इंसान का ज़बरदस्ती किसी काम को अपने सर के ऊपर मुसल्लत करना। तो दोनों में फ़र्क होता है। जो पेशन होता है इंसान का, जिसमें इंसान का शौक़ होता है ना, उसको इंसान जल्दी कर लेता है। लेकिन जिस चीज़ को इंसान अपने सर के ऊपर मुसल्लत कर लेता है ना, जस्ट इस वजह से कि चलो यार ये मैं काम कर लेता हूँ। अब कहते हो ना कि यार कोई भी जॉब मुझे मिल जाए मैं कर लूँ, घर का निज़ाम चलाना, मैंने घर का निज़ाम चलना चाहिए। तो ये आप मजबूरी में काम कर रहे हो, उस काम को आप देर पा तक नहीं कर सकते, फिर आप एक लूप में आ जाते हो, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो प्रोफेशनल ट्रेडर अगर बनना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सेकेंड नंबर के ऊपर, इन दिस कोर्स यू विल बी कैपेबल टू ट्रेड इन क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड अदर स्टॉक्स इन दी वर्ल्ड। मैंने पहले भी बताया, पहली शीट के अंदर थोड़ी देर पहले आपको ये चीज़ क्लियर की कि ये कोर्स जस्ट क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है, बल्कि मेरा काम है आपको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर मार्केट का जायज़ा किस तरह से लिया जाता है, मार्केट को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, वो चीज़ें बताना है। और जब आप उन चीज़ों को सीख जाओगे तो उसको करने के बाद आप क्रिप्टो में जाना चाहते हो वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स में जाना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो, स्टॉक में जाना चाहते हो जिधर भी जाना चाहते हो आप कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। Because we are starting this course on theory from scratch and practical sessions. पहला हमारा एक थ्योरी का एक सेशन है, उसको कवर करूंगा जितनी जल्दी हो सके। आज की ही क्लास में उसको कवर कर दूं वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, बाकी हल्की फुल्की सी साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ये 90% से ज़्यादा जो कोर्स है ये आपका प्रैक्टिकल के ऊपर ही है। जब तक प्रैक्टिस होगी नहीं आपको आइडिया नहीं होगा कि मैंने करना किस तरह से काम को। तो इस कोर्स को करने के बाद किसी भी मार्केट में आप जा सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया डिस्क्रिप्शन को पढ़ के। अब आते हैं हम टेबल ऑफ, जी सर। इस कोर्स के अंदर आप चीज़ें कौन सी लर्न करोगे। अच्छा, अब इसमें ना आइडियोलॉजीज कौन कौन सी है ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं। मार्केट के अंदर जितने भी मंजर सेलर बैठे हुए हैं ना, वो आपको एक थ्योरी बेस के ऊपर लेकर चलते हैं। आईसीटी हो गया, एसएमसी का भी मैं पावा हो गया, मैं जनाबे वाला कैंडल्स का मैं किंग हो गया, मैं फलानी चीज़ का ये हो गया, मैं फलानी चीज़ का ये हो गया। तो ये सारा कुछ जितना भी है ना, ये सारे का सारा आपको बेवकूफ़ बनाने वाला सीन है। सिर्फ मार्केट के अंदर जो चीज़ चलती है ना, वो 5 चीज़ें होती हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लेवल्स बनाए हुए हैं। अगर आप इन लेवल्स को थोड़ा सा फोकस करके रीड करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि वन बाय वन करके कि हाँ मार्केट में होती यही चीज़ें ही हैं, लेकिन सबको अलग अलग उन्होंने रंग दिया हुआ है। जैसे आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बीच में जाके आप ट्रेड करते हो, MBBS जो डॉक्टर होता है उसकी आप एग्जाम्पल ले लो। अब वो स्टडी तो अपनी कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में जाके ना वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। कोई वो है बन जाता है, कोई जनाबे वाला कोई स्टोमक का स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई साइकोलॉजिस्ट बन जाता है। यानी कि बेसिक सब सेम होती है और आगे जाके उनकी जो फील्ड होती है ना स्पेसिफिक बन जाती है। तो आपने जो चीज़ें मेन है वो है कि आपने बेसिक अपनी इस तरह से बनानी है, बेस आपकी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए किसी और बंदे के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, बल्कि आपकी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप हो। आपको पता हो कि मैंने सबका मिक्सर करके किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करना है और कैसे मैंने ट्रेड लेनी है। इसलिए इन लेवल्स को जो है ना वो किया गया, डिवाइड किया गया है। अब जो चीज़ें हैं मार्केट के अंदर वो आपको 5 ही मिलेंगी। इन ये 5 चीज़ों के ऊपर ही सारी मार्केट का स्ट्रक्चर चलता है, और जितने भी आइडियोलॉजीज बनती हैं, जितने भी मेथड्स बनते हैं, जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनती हैं, वो सारी इसके ऊपर ही हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई मार्केट में 2 बंदे आपको मिलेंगे, या तो आपको बायर मिलेगा या सेलर मिलेगा। अगर ट्रेडिंग से हट कर अगर हम सोचते हैं, हम फिजिकल मार्केट में चले जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम मोबाइल मार्केट की बात कर लेते हैं। अब आपने कोई मोबाइल लेना है, यहाँ पे आप लेने के लिए क्या जा रहे हो, मोबाइल जा रहे हो। ये जो मोबाइल लेने के लिए आप जा रहे हो वो आपके पास एक प्रोजेक्ट हो गया मोबाइल, ठीक है, ये कैटेगरी आ गई, ये अपनी चीज़ लेनी है। और आप क्या बनोगे, आप बनोगे बायर,
ठीक है। और जिससे आपने चीज़ लेनी है वो क्या बनेगा, वो सेलर बनेगा। और जिसके बदले में चीज़ लेनी है वो क्या बनेगी, वो लिक्विडिटी बनेगी, जिसको हम कहते हैं पैसा। आपकी ना आवाज नहीं सही आ रही। ये सिर्फ आपके साथ मसला है या बाकियों के साथ भी मसला है? मैसेज तो कर रहे हैं बाकी। सर आवाज कट रही है सर, सबके साथ ये मसला है। अच्छा जी, अभी देखिएगा। अब अभी ठीक है आवाज? जी सर, हाँ अभी बोल रहे हैं वो तो क्लियर है सर। चलें ठीक होगा, ओके ओके जी अभी क्लियर है। ओके जी, ओके ओके। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, जो हम बात कर रहे थे मार्केट के बीच में एंट्री की, उसमें कौन सी चीज़ थी हमारे पास है कि आप मोबाइल लेने के लिए जा रहे हो ना, वो मोबाइल आपके पास है प्रोजेक्ट है, आप हो बायर, और जिससे आपने लेना वो सेलर है, जिसके बदले में चीज़ लेनी है चौथी चीज़ वो क्या होगी, वो होगी आपके पास लिक्विडिटी। तो ये चार चीज़ें मौजूद हो गई आपके पास है। अब जो पांचवी चीज़ आएगी वो क्या आएगी, वो मार्केट ही आएगी ना, या आप उसको एक्सचेंज कह सकते हो, या आप उसको मार्केट कह सकते हो, या आप उसको शॉपिंग मॉल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, या आप उसको ब्रोकर कह सकते हो। यानी कि ये जो पांच चीज़ें हैं, हाथ की एग्जांपल ले लो, अगर हाथ के अंदर पांच आपकी फिंगर है ना, तो ये ऐसे ही आपको ये पांच चीज़ें मिलेंगी मार्केट में। अगर फ़र्ज़ करो मैंने बिटकॉइन ख़रीदना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मुझे बिटकॉइन ख़रीदना है, और बिटकॉइन ख़रीदने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड मार्केट में। वो कौन सी होगी, क्रिप्टो मार्केट होगी, और क्रिप्टो मार्केट के लिए मुझे कोई ना कोई एक्सचेंज चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे बाइनांस के ऊपर अगर मैंने जाकर बिटकॉइन को ख़रीदना, ठीक है, वहाँ पे चला जाऊँगा। अगर मुझे मैक्स के ऊपर ख़रीदना, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, जो जो मेरे लिए इजी एक्सेसिबल हो, वहाँ पे मैं जाऊँगा। अब मैं हूँ बिटकॉइन ख़रीदने वाला, मेरे पास है यूएसडीटी पड़े हुए, यूएसडीटी या लिक्विडिटी, और ये मेरे पास पैसा है, इसके बदले में मुझे वो चीज़ चाहिए। और हमेशा जो प्रॉफिट होता है आपका, वो किस भी हाफ के ऊपर होता है, जो फ्लैक्चुएट होने वाली चीज़ होती है, जिसके बीच में रेट का रद्दो बदल होता है, ऊंच नीच होती है, उसमें फ्लैक्चुएशन होती है, बाइंग सेलिंग होती है, और एक होती है आपकी चीज़ स्टेबल, जिसके बदले में आप चीज़ लेते हो। तो वो पैसा देकर आप वो चीज़ ले रहे हो जिसके बीच में फ्लैक्चुएशन है, और आप उसको अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आपने बिटकॉइन $50,000 के ऊपर बाय करना है, $1,00,000 के ऊपर बाय करना है, नहीं। इसी चीज़ को तो अंडरस्टैंड करना ट्रेडिंग कहलाता है ना, कि आप, और ट्रेड होती क्या है कि आप अपने हिसाब से मार्जिन को रखते हो, जैसे होलसेल पे आपको चीज़ लेकर आए हो किसी ऐसी मार्केट से जहाँ से सस्ते में मिल रही है आपको, और आप उसको आगे सेल कर रहे हो, कुछ प्रॉफिट बीच में रखे, परसेंटेज रख के, और जो ऊपर वाला मार्जिन है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ये पॉइंट हुआ क्लियर, ये वाली चीज़। तो ये सारी मार्केट इसके अराउंड घूम रही है, ये मुझे किस जगह पे जाके किस रेट के ऊपर चीज़ को खरीदना है, या किस रेट के ऊपर मुझे अपनी खरीदी हुई चीज़ को सेल आउट करना है। तो इसको कहते हैं हम ट्रेड करना, तिजारत करना, बिजनेस करना, कारोबार करना, ये ट्रेड कहलाती है। आप बिटकॉइन की अगर आपको क्रिप्टो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप समझ रहे हो ये मेरे लिए बेहतर है, तो आप उसमें जाकर भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे गोल्ड में ट्रेड करनी है, आप वहाँ पे भी जाकर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे स्टॉक के बीच में शेयर्स खरीदने हैं, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे फॉरेक्स में करनी है ट्रेड, वहाँ पे मुझे करेंसी जो पेयर बने होते हैं वहाँ पे ट्रेड करनी है, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो एलिमेंट है, वो सबका एक जैसा है। टेक्निकल जो एनालिसिस होता है, जो चार्ट बनते हैं, वो एक जैसे होते हैं, उसके लिए कोई अलग सी चीज़ें होती हैं। मुझे अगर फ्रूट मंडी में जाके जो है ना वो फल फ्रूट की खरीदो फरोख्त करनी है, तो मैं वहाँ पे जाके कर सकता हूँ। मुझे सब्जी मंडी में जाके सब्जी की करनी है, मैं कर सकता हूँ। मार्केट अलग अलग हैं, लेकिन जो बाइंग और सेलिंग का जो आइडिया हेलो होगा, जो सर, सर आवाज ना सबके साथ फिर से कट रही है, मतलब बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि आवाज कटने लग जाती है, पर एक बहुत ज्यादा होती है, मतलब सही से समझ नहीं आ पा रही। यार हो सकता है फिर ये मेरी तरफ इंटरनेट का इशू हो, लेकिन ये मेरे पास डिवाइस तो बिल्कुल ओके चल रही है, मसला तो कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि 2 डिवाइस मेरे पास एक्टिव होती हैं। सर अभी जब आप बोल रहे हैं तो ये क्लियर है, लेकिन जब आपसे लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर बाकी लोग भी मैसेज कर रहे हैं कि आवाज उनके पास भी क्लियर नहीं है, मतलब एक आधे के पास नहीं, सबके पास ये इशू आ रहा है। अभी बताया, अभी क्लियर है?
जी सर, अभी तो मतलब अब जो आप बोल रहे हैं ये क्लियर आ रहा है। पता नहीं फिर लेक्चर्स के साथ कोई अलग ही इसको कोई दुश्मनी होगी कि नहीं सर, करना शुरू कर देता है। आपको नहीं सर, इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे थे आपको, लेकिन आवाज ब्रेक होती है, इस वजह से इशू आ रहा था। स्क्रीन अगर सब कुछ शेयर है, स्क्रीन स्टकिंग नहीं है, इट्स मीन का वॉइस क्लियर है। जिनको वॉइस का मसला स्क्रीन आ तो रहा, सर शेयर है। फिर जिनको वॉइस का इशू आ रहा है ना, उनकी तरफ इंटरनेट का मसला होगा, क्योंकि मेरे पास 2 डिवाइसें चल रही हैं, मेरे पास मसला नहीं है। ठीक है सर, हो सकता है। हाँ, शुरू करें, आप इसलिए कंटिन्यू इसलिए करें। इसलिए बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि इस तरह से डिस्टर्बिंग होती है। टाइम भी कम है हमारे पास, मैंने चीज़ को क्लियर करना है, क्योंकि सबके मैसेज इस तरह से नहीं जी आ रहे सर, हैं। ये ठीक है सर, ठीक है, हाँ। ओके। अच्छा जी, ये चीज़ बीच में क्लियर होगी कि हम ये 5 चीज़ों के अराउंड घूमते हैं, किसी भी आप मार्केट में चले जाओ। तो इसी तरह से अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट को देखते हैं, लेवल 1 जो हमारा आता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो सबसे पहली चीज़ होती है उसको अंडरस्टैंड करना। मैं इस काम को अगर कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, ये चीज़ क्या है, ये वर्क कैसे करती है। जैसे पहला पॉइंट क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इनोवेशन, कि ये पूरी दुनिया के अंदर जो फाइनेंस का सिस्टम चल रहा है, जो इनोवेशन होती है पैसे की, जो बाइंग सेलिंग होती है, जो ट्रेड होती है, वो किस तरह से होती है, बिजनेस कैसे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है। उसके बाद होता है कि ये जो पॉलिटिक्स होती है, क्या ये ट्रेड वर्ल्ड के अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे ये ट्रम्प आया, उसने आके मार्केट के बीच में कैसा हल्ला गुल्ला मचाया, तो क्या इमोशंस भी बीच में इसके इफेक्टेड होते हैं, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद जी के क्रिप्टो और जो ब्लॉक चेन है, दोनों का आपस के बीच में लिंक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लॉकचेन क्या अलग चीज़ है, क्रिप्टो अलग चीज़ है, या ये एक ही चीज़ें हैं, ये है क्या, इस चीज़ को हम देखेंगे। ये लेवल 1 है आपका। और उसके बाद है जी कि हमें अडोप्शन इसकी करनी चाहिए डिजिटल करेंसी की या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबके माइंड में क्वेश्चन आता है अमूमन, क्रिप्टो करेंसी या हलाल है या हराम है, या ओवरऑल ट्रेड हराम है या हलाल है, और स्पेशली जो फ्यूचर ट्रेड है वो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो लेवल 1 को मैं आपका जो है ना यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, ताकि ये यहीं पे ख़त्म हो जाए। शॉर्ट करके इसके आंसर कर देता हूँ कि जो इकोनॉमी होती है ना, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ना पीछे जाना पड़ेगा, बार्टर सिस्टम को समझने के लिए। आज से कई हज़ार साल पहले की अगर हम बात करते हैं, कई हज़ार साल पहले की, उसके अंदर आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जब किसी चीज़ के अंदर लेने देने के मामलात होते थे तो इंसान क्या करता था, ये सिस्टम करता था, ये वाला, ये बार्टर सिस्टम होता था। यानी कि कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी की चेंजिंग होती थी। फिर स्लोली इनोवेशन आई, यानी कि पैसे का वजूद आया, सिक्के आ गए, जो गोल्ड के या चांदी के। तो उसके बाद फिर करेंसी नोट आ गए, इसी तरह से बैंकिंग का सिस्टम आ गया, एटीएम आ गया। और आज के टाइम पे आप देखो कि डिजिटल दौर आ चुका हुआ है कि बैंकिंग का सिस्टम जो वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये इसको कहते हैं हम इनोवेशन, किसी चीज़ के अंदर होना, ये होता है बार्टर सिस्टम। तो ये इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर चलता है, और हर जो है ना सेंचुरी में ये इन चीज़ों की चेंजिंग होती है। और जो पॉलिटिक्स होती है ये डेफिनेटली चीज़ इन्वॉल्व होती है बीच में, क्योंकि गवर्नमेंट का होल्ड होता है इकोनॉमी के ऊपर। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, गवर्नमेंट सारे रूल बनाती है और वही सारे काम करती है। जैसे रियल इस्टेट की आप मार्केट देख लो या कोई और मार्केट देख लो, ताजिर हजरात अक्सर आपने देखा होगा कि वो हड़ताल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती। अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स वो पे कर रहे हैं, टैक्स में कमी आ रही है, उनको सहूलियात मिल रही हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, वो अच्छे से काम करते हैं, वो अपना बिजनेस को जो है ना अच्छे से लेकर चलते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स जो होती है ये इन्वॉल्व होती है। इट्स मीन कि आपको जो न्यूज़ है ना उसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है। स्पेशली जो न्यूज़ होती है ये इफ़ेक्टेड होती है फॉरेक्स की मार्केट के अंदर। क्रिप्टो में भी होती है, लेकिन फॉरेक्स की मार्केट में ये ज़्यादा होती है। और ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, इन दोनों का सीन क्या है, इस पॉइंट को हम इस शीट से समझते हैं। सबसे पहले आपने ना ब्लॉकचेन को समझना। ब्लॉकचेन बेसिकली ये है दो चीज़ों का मजमुआ, एक ब्लॉक है और एक चेन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मैनुअल किसी चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास सेव करते हो तो आप क्या करोगे, मैनुअल चीज़ का रिकॉर्ड सेव करने के लिए आप एक रजिस्टर लोगे
एक पेज पकड़ोगे, उसके ऊपर पेंसिल के साथ लिखोगे मैंने फ़लाँ बंदे को फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ चीज़ दी है, ये जो भी है आप उसका रिकॉर्ड वहाँ पे सेव कर दोगे, उसको आप बंद कर दोगे। इसको कहते हैं हम डाटाबेस। ये फिजिकल आ गई। इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में लोगों का डाटा सेव रखने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। इसका मतलब ये है कि जब से इंटरनेट का वजूद आया है पाकिस्तान में 1992 में या 1995 में फर्स्ट टाइम इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इंटरनेट को भी आप समझ लो कि इंटरनेट है क्या चीज़ है। अब माइंड में अक्सर आता होगा कि यार इंटरनेट कौन सी बला है, ये नेट है क्या चीज़ है। बेसिकली इंटरनेट जो है ना ये बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं जैसे हार्ड ड्राइव होती हैं, इन सब का जो सर्वर बना होता है उनको आपस में वायर्स के ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती हैं उनके ज़रिए इनको कनेक्ट किया जाता है और एक दूसरे को एक्सेस दी जाती है। जैसे हमारे पास जो इंटरनेट आ रहा है वो वायर्स के ज़रिए आ रहा है ना, बल्कि पूरी दुनिया में जाल ऐसे ही फैला हुआ है। तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें अपडेट हुई हैं। जैसे पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G की टेक्नोलॉजी, अभी 5G की टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी को आप इलेक्ट्रिसिटी की जो केबल होती है ना, आप वहाँ से इसको समझ लो। जैसे वायरिंग घर की होती है, वायरिंग के अंदर वो केबल इस्तेमाल होती हैं, 3 नटी होगी, 6 नटी होगी, फिर उसके बाद 9 नटी होगी, यानी कि उनके अंदर वायर्स होती हैं। जितने उसके अंदर वायर्स अच्छी होंगी उसकी मजबूती उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इसी तरह से पहले इंटरनेट का कनेक्शन चलता था, अभी आ रहा ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये टेक्नोलॉजी जिद्दत इख्तियार कर रही है ना। सिमिलरली जब से इंटरनेट का वजूद है तब से ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को दिया था सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टो करेंसी का वजूद बनाने के लिए। क्यों कि यार ये जितना भी दुनिया का पेमेंट सिस्टम है थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व है। पेमेंट गेटवे इस तरह के हैं, पेपाल के एग्जांपल आपके सामने है, आपके पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको। अव्वल तो यहाँ पे चलता नहीं है, अगर आपको किसी सबब से आ भी गए हैं उसको सेल करने के लिए आपके लिए आजमाइश होती है। और क्राइसिस आप देख रहे हो बैंक के अंदर किस तरह से होते हैं। अगर आपका खुद का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए आपको बहुत सारी जो है ना वो जद्दोजहद करनी पड़ती है, बैंक के रूल्स होते हैं। तो सतोशी नाकामोटो ये एक अनोनियम्स टाइप का बंदा है, ये नहीं पता ये फ़र्द वाहिद है, ग्रुप का क्या चीज़ है। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, फ़िलोसफी उसने पेश की थी 2009 में कि यार ये जितना भी सिस्टम है ना ये बैंकिंग वाला, हम इसको ख़त्म करते हैं, थर्ड पर्सन को ही बीच में से ना ख़त्म कर देते हैं और पेयर टू पेयर चलते हैं। क्योंकि जितना भी पैसा सर्कुलेट होता है मार्केट में वो इसी भी हाथ के ऊपर होता है ना, कि ट्रस्ट होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई बंदा बोले वो जो हमें 80s 90s या 20s से हमें पढ़ाते आ रहे हैं जी कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड होता है उसके पास उसी हिसाब से करेंसी उसकी होती है, तो जो रिजर्व होता है पैसे के पीछे ये गोल्ड होता है। ऐसा नहीं है, ये सारे टोपी ड्रामे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। गोल्ड रिजर्व नहीं है। यूएसए ने तो 90s के अंदर ही ख़त्म कर दिया था इस चीज़ को कि भाई अगर आपके माइंड में ये चीज़ है ना कि पैसे के पीछे गोल्ड रिजर्व है तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर गोल्ड ही रिजर्व है तो पूरी दुनिया के अंदर कुवैती जो दिनार है उसकी करेंसी सबसे हाई क्यों है, हालांकि उसके पास तो गोल्ड है ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो तो यूके के पास है पूरी दुनिया का। तो फिर तो पाउंड जो है यूके का वो सबसे हाई होना चाहिए करेंसी के अतबार से। तो इस तरह से करेंसी का वजूद नहीं आता। जो करेंसी की डिमांड बढ़ती है वो उस कंट्री के अंदर लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। पर कैपिटा जो उनका जीपीटी होता है, जीडीपी होता है, उसके ऊपर डिपेंड चीज़ करती है। तो ये वजूद नहीं है। बैकेट के ऊपर गोल्ड जो रिजर्व है ये इस चीज़ का सबूत नहीं है, बल्कि जो वो है प्रूफ है, ट्रस्ट है। उसने क्या किया, ये आइडियोलॉजी उसने पेश की कि हम ऐसा करते हैं, हम सिस्टम इस तरह का क्रिएट करते हैं कि जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं हमारा डाटा भी वहाँ पे सेव होगा। हम ऐसी करेंसी लेकर आते हैं जिसके ज़रिए हम एक दूसरे को पेमेंट सेंड कर सकें। तो 2009 के अंदर उसने बिटकॉइन का जो उसका पेपर था उसको लॉन्च किया, जिसको हम कहते हैं कि उसके अंदर ना हर चीज़ लिखी होती है। किसी भी प्रोजेक्ट को आप लेकर आओगे ना तो उसका एक पेपर बना होता है जिसके अंदर उसके बारे में बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट किस लिए है, क्यों है, इसका वजूद क्या है, इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, किस हिसाब से है। तो ये सारा उसके अंदर लिखा होता है, रोड मैप होता है उस चीज़ का। तो उसने यही फ़िलोसफी पेश की थी। अब ये इसके ऊपर बनता कैसे है, ये सबसे पहले आप ये चीज़ देखो
मुझे ये बताइएगा, ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है मेरे माउस का, इसको मैं अभी कर रहा हूँ। जी जी आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब ये देखिएगा कि ब्लॉकचेन पे क्या चीज़ होती है कि एक यूज़र भेजता है, ये मल्टीपल जो नेटवर्क्स होते हैं ना, जैसे इंटरनेट एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी देता है हमें सर्वर की, ऐसे ही समझ लें कि हम अगर यहाँ पे 50 बंदे क्लास में हैं, हमने अपना एक नेटवर्क बनाया, यानी कि अपनी एक चेन बना ली है और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। किस तरह से होंगे? इंटरनेट के ज़रिए। हमारे नेटवर्क के अंदर जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो हम एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेज देंगे कि ये काम हो रहा है, यानी कि यूज़र क्या करेगा? द यूज़र रिक्वेस्ट अ ट्रांजैक्शन, अ ब्लॉक विच रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। क्या होगा? एक ब्लॉक बनेगा, जैसे ये ब्लॉक 1 है, एक ब्लॉक बनेगा यूज़र की तरफ से, और जितना भी ब्लॉक जितना भी हमारा नेटवर्क होगा ना, उन सब के पास ये ब्लॉक चला जाएगा। ये सब के पास जितने भी न्यूड्स होंगे, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, हाँ, आप हो, मैं हूँ, जितने भी हम बंदे हैं, सबके पास वो ब्लॉक चला जाएगा कि इसके ऊपर ये काम हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ये इसका हैशटैग है। तो सारे के सारे उसके पास जो है ना, जब वो डाटा जाएगा उनको पता चल जाएगा और उसको वो वैलिड कर देंगे, यानी कि उसकी जो कॉपीज़ है ना वो 50 सिस्टम के बीच में ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे ये अगर ये करूँ कि मैनुअल जो आपने डाटा बनाया था उसके बीच में अगर आप एडिटिंग करना चाहोगे, 2 नंबरी करना चाहोगे, वो इजी है या इस नेटवर्क के अंदर 50 बंदों को धोखा देना ये इजी है? ऐसा क्वेश्चन है सर। अगर आप 50 बंदों को मुश्किल है जी जी सर। 50 बंदों को धोखा देना तो मुश्किल होगा ना, मैनुअल इजी हाँ, होगा। यही है कॉन्सेप्ट उस बंदे का भी, सतोशी नाकामोटो का भी यही था कि भाई एक नेटवर्क ऐसा क्रिएट करो जिसके अंदर थर्ड पर्सन बीच में से निकले। इंटरनेट का इस्तेमाल करो, जब इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। जिद्दत आपने देखी होगी, जिनकी एजिज कोई 25-30 के अराउंड है, उन्होंने रेवोल्यूशन देखी होगी, जिनकी आंखों के सामने खत से मोबाइल पे आए, बटन उस पे टाइपिंग वाले पे, टाइपिंग से टच पे गए, इंटरनेट का वजूद उनकी आंखों के सामने आया, मॉनिटर से वो एलसीडी पे गए, एलसीडी से वो एलईडी पे गए, कंप्यूटर से वो जो पीसी हैं, हमारे टाइम पे तो P2 P3 P4 होते थे, अभी के टाइम पे देखो कहाँ पे चीज़ गई हुई है। यानी कि ये जो 10-15 सालों के अंदर या रिसेंटली 10 साल के अंदर अंदर ये जो रेवोल्यूशन आई है, ये क्या है? इसी को तो जिद्दत कहते हैं ना। तो वो उसने भी यही बोला कि भाई इंटरनेट के साथ जब आप कनेक्ट हो एक अरसे से, तो आप अपने अंदर एक जिद्दत ऐसी लेकर आओ, एक नेटवर्क ऐसा क्रिएट करो कि पेमेंट गेटवे आपका सॉल्व हो। और यही आइडियोलॉजी, यही मेथड अब देखो कितनी चीज़ों में काम आ रहा है कि जो लोग इस मेथड को कहते थे कि ये स्कैम है, ये फेक है, अब जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे गूगल है, वो सारे अडोप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को ना, अपने प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च कर रहे हैं। वो सारे के सारे डिसेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम को देख लो, पेपाल को देख लो, अपनी उनकी करेंसी है ये वाली क्रिप्टो के अंदर उन्होंने इसको किया हुआ। यूएसडीटी जो है ये कंपनी है, जिस तरह से पेपाल है ना, ऐसे कंपनी है। एक्सआरपी को देख लो, ये फिजिकल कंपनी है लेकिन डिजिटल करेंसी के अंदर वो चीज़ शामिल है, इनका रिजर्व पीछे पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि रेवोल्यूशन का होना, इनोवेशन का आना और चीज़ों की अडोप्शन का होना, ये है ब्लॉकचेन। तो ये जो ब्लॉक बन रहा है ना, ये ब्लॉक, ये सारे का सारा 50 बंदों के पास है। इस वजह से ब्लॉकचेन के ऊपर उसका एक टेरिलिमा, यानी कि उसका एक रूल है, असूल है। असूल क्या बनेगा? वो कहता है जी कि जब भी आपने ब्लॉकचेन की तरफ रिक्वेस्ट भेजनी है किसी भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जब भी आपने कोई क्रिप्टो का प्रोजेक्ट बनाना है, अब ये क्रिप्टो का प्रोजेक्ट बनता कैसे है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। क्रिप्टो प्रोजेक्ट बेसिकली बनते हैं डेवलपर्स की तरफ से, जिस तरह से ऐप्स बनती हैं, एंड्रॉयड, एप्पल या वेबसाइट्स बनती हैं, डेवलपर होते हैं ना, तो ये स्पेसिफिक किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू, जैसे इथीरियम है ना, इथीरियम के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो सॉलिडिटी की लैंग्वेज यूज़ होती है। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको एडवांस लेवल की लग रही होंगी, हो सकता है आपके सर के ऊपर से भी गुजर रही हो, लेकिन आपने इन कॉन्सेप्ट को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और आप पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठाना है। इनके साथ आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये उन बंदों के लिए है जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर जैसे होता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ ब्लॉकचेन के अंदर ना, वो मैं क्या क्रिप्टो से ही कमा सकता हूँ पैसा, क्योंकि क्रिप्टो तो जस्ट इसके साथ एक लिंक्ड चीज़ है। ब्लॉकचेन एक अलग चीज़ आ जाती है, वेब3 का अलग है, क्रिप्टो उसके ऊपर बेस्ड है। ये दोनों लाजिम लजूम आपस के अंदर, ये एक दूसरे के बगैर हो नहीं सकते हैं।
क्रिप्टो करेंसी जब बनती है ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स बनते हैं और वो प्रोजेक्ट्स किसी मकसद के लिए बनते हैं, वो लेन देन के जो मामला करते हैं वो अपनी करेंसी के अंदर करते हैं। इसीलिए ब्लॉकचेन ने एक रूल रखा हुआ है कि जब भी, पहला रूल क्या है कि जब भी आपने कोई रिक्वेस्ट भेजनी है ब्लॉकचेन को प्रोजेक्ट के लिए, उसके अंदर पहला रूल ये है कि स्केलेबिलिटी होनी चाहिए पहले नंबर पे, यानी कि वो प्रोजेक्ट स्केलेबल हो, उसके चांसेस हों स्केल होने के, बढ़ने के, उसके तरक्की करने के चांसेस हों, क्योंकि मार्केट के बीच में सर्वाइव तो वो ही करेगा ना। अब शैम्पू की कंपनी देख लो कितनी ज़्यादा, साबुन की देख लो कितनी ज़्यादा, ये आपको कितनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ना। तो जब ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से मिलेंगी तो सर्वाइव कौन करेगा? कि जिसकी सर्विस अच्छी होगी, जिनके रेट मुनासिब होंगे, जिनकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो इसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं कि स्केलेबल उस प्रोजेक्ट का होना, उसके अंदर डिमांड का होना, पता हो कि यार ये प्रोजेक्ट बढ़ सकता है। पहला वो ये रखते हैं रूल। दूसरा रखते हैं डिसेंट्रलाइज्ड होना, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकचेन का रूल है, उसका जो उसूल उन्होंने रखा हुआ है, कॉन्सेप्ट जो है, जो कॉन्शियस है, वो तो यही है ना कि थर्ड पर्सन का बीच में ना होना। लेकिन अगर किसी चीज़ के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ही नहीं है, एक ही बंदा उसको लेकर बैठा हुआ है, जैसे अक्सर मैं कहता हूँ ना कि प्रोजेक्ट को जब आपने देखना हो तो आप उसके होल्डर्स को देखो कि सप्लाई मैक्सिमम किसके पास ज़्यादा होल्ड है। अगर उस प्रोजेक्ट को बनाने वाले बंदे के पास ही 50% 90% से ज़्यादा की होल्डिंग है, इट्स मीन के वो डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ से आ गई भाई? वो तो आपका पैसा लूटने के लिए आए हुए हैं। तो स्कैम इस तरह से भी होते हैं। ये जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होते जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी उसके नोड्स हैं, जैसे हम 50 बंदे हैं तो हम उस नेटवर्क के इक्वली हम ओनर हैं, कोई बंदा किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो दूसरा रूल ये हो। तीसरा क्या? सिक्योरिटी हो, उस प्रोजेक्ट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, उसके अंदर हैकिंग के चांसेस ना हो, अच्छी उसकी कोडिंग बनी हो, उसके डेवलपर्स अच्छे हों, कोर टीम उसकी अच्छी हो। और ये चीज़ें फिर किस में आ जाती हैं? अगर हम इसको थोड़ा सा करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। तो ये वाला ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यहाँ तक। और यहाँ पर अगर आप हम देखते हैं कि जो बिटकॉइन आया था, उसके जो करंट टीपीएस है, टीपीएस बोलते हैं ट्रांजैक्शन पर सेकंड। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती थी 1 सेकंड के अंदर वो 7 होती थी। उसके बाद इथीरियम आया, इथीरियम की जो ट्रांजैक्शन हो रही थी वो 30 हो रही थी। अब इथीरियम आया बिटकॉइन के बाद, तो अब देखो दोनों में फ़र्क आ गया ना कि उसने उससे बेहतर जो सर्विस थी, उसके अंदर जो कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश की। अब ईथर के बाद जो बाकी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आप उनको देख लो। 2.0 ईथर आया, उसकी 1 लाख ट्रांजैक्शंस होती हैं 1 सेकंड के अंदर, बाइनांस की 100 होती हैं। तो इसी तरह से फैंटम हो गया, एवालांच हो गया। तो हर जो प्रोजेक्ट है ना उसकी अपनी ही एक चेन होती है, अपने हिसाब से वो आपको सर्विसेज देते हैं। तो कौन सा बंदा किस चेन को अडॉप्ट कर रहा है, किस तरह का प्रोजेक्ट ले रहा है, किस तरह से एनालिसिस कर रहा है, ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं। फिर ब्लॉक का जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है, बिटकॉइन का जो एक ब्लॉक बनता है वो 10 मिनट में बनता है, इथीरियम का 15 सेकंड में बनता है, सोलाना का 0.4 सेकंड में बनता है। ट्रांजैक्शन फीस, अब बिटकॉइन के बीच में अगर कोई बंदा ट्रांजैक्शन करता है उसकी जी पर ट्रांजैक्शन कितनी फीस लगती है, जिसको गैस फीस भी कहते हैं। जबकि इथीरियम के अंदर आपने देखा होगा जो नेटवर्क हम किसी को पैसा सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूएसडीटी जब आप ट्रांसफ़र करते हो वहाँ पे आपने चीज़ देखी होगी ना कि जो फीस है वो भी चार्ज करता है, ईथर की फ़ीस ज़्यादा लगती है। इसी तरह से BNB को देख लो, BEEP20 को या सोलाना नेटवर्क को देख लो, उसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो आपको कम लगेगी। तो ये भी चीज़ें बीच में आती हैं। तो ये सारे जितने भी सीन आते हैं ना, ये कॉन्शियस में चीज़ें आती हैं, टेरिलेमा में आती हैं, ये हर प्रोजेक्ट्स में चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये ब्लॉकचेन वाला सारा कॉन्सेप्ट और क्रिप्टो वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है, मीन कि आपको समझ में आ रही है, जुस्तजू पैदा हो रही है, पता चल रहा है कि वाकई यार कोई हम चीज़ सीख रहे हैं। जी सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये है जी क्रिप्टो वाला जो सीन मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है। क्रिप्टो इज अ डिजिटल करेंसी दैट इज क्रिएटेड बाय एनी डेवलपर इन स्पेसिफिक कोडिंग ऑन ब्लॉकचेन बेस्ड। These currencies are used for many different sectors like meta, NFTs, infrastructure, storage and many more. आप जब मार्केट में जाते हो आपने वहाँ पे जाके स्ट्रक्चर्स देखे उनके सेक्टर्स देखे होंगे ना, प्रोजेक्ट्स बनते हैं अलग अलग टाइप में। कोई NFT का प्रोजेक्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का है, कोई स्टोरेज का है, कोई पेमेंट गेटवे का है, तो अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं। ऐसे ही है।
तो ये इसी तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं आपके किसी ना किसी डेवलपर्स के जो ना थ्रू। तो ये जो करेंसी का जो आप फिर वो करते हो एक्सचेंज करते हो, मैंने एक चीज़ आपको पहले क्लियर की थी ना कि 5 चीज़ें आपकी आती हैं। एक लिक्विडिटी आती है, पैसा जो आता है आपके पास, और जिस चीज़ को आपने देना वो चीज़ आती है। अब मिसाल के तौर पे मुझे क्या चाहिए, मुझे डिजिटल करेंसी चाहिए ना, क्रिप्टो करेंसी के मैं कैसे इसके लेन देन के मामला करूँगा। मेरे पास ही होगा फिएट करेंसी होगी, ठीक है जी, और उसके बदले में मुझे वो चीज़ लेनी है, यानी कि मेरे पास पैसा है और उसके बदले में मुझे मोबाइल लेना है। अब मेरा बजट है जी 30,000 रुपये का, $100 का मेरा बजट है। अब $100 के अकॉर्डिंगली जो जो मुझे मोबाइल मिल रहे हैं उनको मैं सॉर्ट आउट करूंगा ना। जो तो मेरी रेंज से बाहर होगा उसको तो पहले ही मैं स्किप कर दूंगा। पॉइंट हुआ ये वाला क्लियर? छोटा सा पॉइंट है लेकिन समझने वाला है। मेरा बजट है जी $100 का। वो जो अक्सर कहते हैं ना कि मैं कौन सी ट्रेड लूँ, मैं कौन सी ट्रेड लूँ, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई जो मैं बार बार कहता हूँ कि हर बंदे का एसएल, हर बंदे का टीपी और हर बंदे का जो प्रोजेक्ट है हर किसी का उसके बजट के हिसाब से डिफाइन होता है। उसका मकसद यही है, अगर 100 बंदों ने सिग्नल को फॉलो किया है उसमें से 10 बंदों ने प्रॉफिट कमा लिया है और हैंडसम अमाउंट उन्होंने कमाई है, 90 बंदों ने लॉस कर लिया है, तो रीज़न क्या है यार 90 बंदों के लॉस करने का, 10 बंदों ने फिर क्यों प्रोजेक्ट के बीच में से वो पैसा निकाल लिया? उसका रीज़न यही है कि वो 90 जो पर्सन थे ना वो अकल से पैदल थे, वो बेवकूफ़ इंसान थे, क्योंकि वो अपनी जान से ज़्यादा अपने ऊपर वो बर्डन डाल रहे थे, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं थे कर रहे। उनको पता ही नहीं था कि मैंने बजट फ्रेंडली ट्रेड कैसे लगानी है, मैंने बजट फ्रेंडली मोबाइल कैसे बाय करना है। अब ये जो फिएट करेंसी मेरे पास है $100 है, उसके बदले में मुझे जो मोबाइल चाहिए उसको सॉर्ट आउट करूँगा, फिर उसमें जाकर मैं चीज़ें देखूंगा जो मेरे हिसाब से मुझे मिल रही हैं और उस मोबाइल को मैं ले लूँगा। सिमिलरली जब मुझे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करनी है या गोल्ड में मुझे ट्रेड करनी है तो अपने मार्जिन के हिसाब से मुझे पॉइंट को ढूंढना है। पॉइंट वही रहेगा जहाँ से आपने ट्रेड को उठाना है, लेकिन ये देखना है कि मुझे रिस्क किस तरह से लेना है। अगर मैंने $100 लगाया है, मेरी जगह पे किसी और बंदे ने $1000 लगाया है और ट्रेड में से हमें ये बताया गया कि जहाँ पे आपको 5% का प्रॉफिट मिलेगा आप लेकर निकल जाना। अब ट्रेड ने आपको 5% का प्रॉफिट दे दिया है, यानी कि उसके अंदर जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम आया है वो बहुत अच्छा आया है, उसने 5% का आपको प्रॉफिट दे दिया है। $100 वाले बंदे को 5% का उसका रेवेन्यू $5 मिल गया और जो 1000 वाला था उसको 5% का उसका जो रेवेन्यू है उसको $50 मिल गया। अब दोनों ही बंदे अगर ये उम्मीद लगाकर बैठ जाए, 100 वाला बोले नहीं जी मैंने $50 लेकर फिर मैंने निकलना है और 1000 वाला बोले मुझे $500 जब मिलेगा मैं तब निकलूंगा, तो दोनों ही बेवकूफ़ होंगे ना। पर जितनी परसेंटेज मिली वो तो आपको मिल गई है, अब उसमें और क्या वो माथा उसमें वो जना टकाना है, क्यों डगड़ा लगाना उस चीज़ को, वो तो फिर जो वो दे रही है आपको वो भी मार्केट लेकर चली जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ कि ट्रेड जो चलती है वो बेस्ड होती है आपकी परसेंटेज के ऊपर। वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं होती कि $100 लगा के आप 50 की उम्मीद लगा लो, आप 1000 लगा के 500 की उम्मीद लगा लो, नहीं, बल्कि परसेंटेज के ऊपर होती है। अगर आपका 4%, 5%, 10%, 20% जितनी भी आपकी वहाँ से परसेंटेज निकल के आ रही है, मैक्सिमाइज जो प्रॉफिट आपको वहाँ पे मिल रहा है, जो आपको मिल गया आप उसको बुक करो साइड पे, उसके बाद फिर वेट करो। यानी कि फिएट से आप गए करेंसी में, उसमें क्रिप्टो में गए, या फिएट से आप गोल्ड में गए। फ्लैक्चुएशन का लफ्ज़ मैं बोल देता हूँ, क्रिप्टो का आप छोड़ें, ये क्रिप्टो की जगह पे आप सारी मार्केट को ले लो, गोल्ड को ले लो, फॉरेक्स को ले लो, स्टॉक्स को ले लो। किसी स्टॉक का रेट था, टेस्ला का रेट था $100 का और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने उसका एक शेयर खरीद लिया $100 के बदले में, आपने लेवरेज उसमें ऐड नहीं की, $100 के बदले में आपने उसको बाय कर लिया। अब वो 5% उसकी बढ़ोतरी हुई है, इट्स मीन कि उसका जो टोटल कैप था, टोटल अगर 1 बिलियन का उसका कैप था या 100 मिलियन का मार्केट कैप था उसका, 100 मिलियन के बीच में उसके 5% का जो बढ़ोतरी आई है उसमें वॉल्यूम आया है, वो 5% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा उन बंदों के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। कॉमन सेंस वाली बात है ना, पॉइंट की समझ आई है कि 5% टोटल जो उसका कैप बढ़ा है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिस बंदे ने जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की थी उस प्रोजेक्ट में। जिसका $100 था उसको उस हिसाब से मिल जाएगा, जिसका $5000 था उसको उस हिसाब से मिल जाएगा। तो ये परसेंटेज इस तरह से डिवाइड होती है, बिजनेस का रूल ये होता है। इसलिए माइंड के अंदर ये चीज़ बिठा के रख लो, पैसा जब भी बनता है परसेंटेज के हिसाब से बनता है, जितना गुड़ डालोगे चीज़ उतनी मीठी निकलेगी। लेकिन स्टार्टिंग के बीच में क्या है, ये अब मैं एक वापस शीट के ऊपर आता हूँ, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अडोप्शन भी ये देख लो वो सिमिलरली ऐसे ही है।
कि सारे दुनिया के अंदर ये चीज़ की अडोप्शन हो रही है, इसलिए तो ये मजबूरी आपको ये करनी पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जैसे फिएट के बदले में आप वो लेते हो, जो रेट चल रहा है आप उस रेट पे लेकर दूसरी आप करेंसी ले लेते हो, जैसे ऊपर जाता है आप उसको सेल करते हो। तो ये सारी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट जी क्लियर जी होगा। सर, हो गया क्लियर। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ इस जगह पे। ये है हमारी फाइनल इस चीज़ की शीट। इसके बाद फिर इसको मैं वाइंड अप करके दोबारा से आपको लिंक शेयर कर दूंगा, फिर आप क्वेश्चन आंसर अपने कर लेना उस सेशन में। अच्छा, ये है जी अब रिक्वायरमेंट के ऊपर, ये रिलेटेड है उसी परसेंटेज के साथ है कि आप अगर ये कह रहे हो जी मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, लर्निंग के लिए पैसा जरूरी नहीं। लर्निंग जो पर्सपेक्टिव वो एक अलग चीज़ है, कमाई करना एक अलग चीज़ है। ड्राइव सीखना, ड्राइव का आना, गाड़ी चलाना आना एक अलग चीज़ है, और अल्लाह के साथ अगर आपको नवाजती है ये एक अलग चीज़ है। ज़रूरत अगर आपको पड़ जाती है, आपको ड्राइव तो करनी आती है ना, रेंट पे लेके जा सकते हो। इट्स मीन का अगर आपके अंदर स्किल मौजूद है, आपको पैसा कमाना अगर आता है, तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। मैंने भी जीरो से स्टार्टअप लिया, लेकिन मेरे अंदर स्किल थी। ये चीज़ है, ये चीज़ मैटर करती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होगा तभी आप करोगे। ये सिर्फ इस वजह से कहता हूं मैं कि पैसा हो, कोई मिनिमम $100 आपके पास। पहला पॉइंट कौन सा आएगा कि और कोर्स इज कैपेबल फॉर ऑल हु हैव अ मोबाइल, जिसके पास एक मोबाइल है, लैपटॉप है या पीसी है। कोई हैवी भी आपके पास चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, ये भी जेहन में रख लो, कोई हैवी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है। मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हो वो भी चलेगा, लैपटॉप नॉर्मली अगर आपके पास है वो भी चलेगा, पीसी अगर आपके पास कोड टू डू भी पड़ा हुआ वो भी चलेगा। इसके अंदर कौन सा कोई आपने हैवी कोई एडिटिंग करनी है, कोई सीन नहीं है, जस्ट आपने ब्राउजिंग करनी है। अगर वहाँ पे यूट्यूब चल सकता है तो भाई ये काम भी हो सकता है, इसके लिए कोई हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है चीज़ों की। ये चीज़ होगी। इसके बाद एक इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन हो गया। ये इंटरनेट का अच्छे कनेक्शन से मुराद क्या चीज़ है? अगर आपके मोबाइल के अंदर एक अच्छा पैकेज है, आप वीकली पैकेज करते ही होगे। इस टाइम पे तो शायद कोई बंदा ऐसा होगा, कोई शेख चिल्ली टाइप का, कि जो पैकेज नहीं करता होगा। ऑलमोस्ट हर और कोई इंसान कुछ करे ना करे वीकली पैकेज इंटरनेट का चल रहा होता है, ये कंपलसरी सी बात हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, वाईफाई सेपरेट नहीं दिया तो नो प्रॉब्लम, आप हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद $100 का आपके पास कैप होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? ये प्रैक्टिस करने के लिए है। ये प्रैक्टिस जब आपकी होगी, साइकोलॉजी आपकी डेवलप होगी। और अगर ये चीज़ नहीं है, पेपर ट्रेड कर लो लर्निंग करने के लिए, नो प्रॉब्लम। और एज जो है ये मैटर नहीं करती है। अगर आपका मेंटली तौर पे माइंड स्ट्रॉन्ग है तो भाई ये चीज़ मैटर करती है। और अगर आपको लगता है आप ये काम नहीं कर सकते, या आपके बस में नहीं है, तो सिंपल सी बात है, अल्लाह ने आपके लिए और भी रास्ते रखे होंगे, आप वहाँ पे जाके भी उसको ट्राई कर सकते हो। आप इस फील्ड को छोड़ दो, जो बंदा कमा रहा है उसके लिए भाई ये वो जायज़ है। फिर वही बात होगी, पैसा आए तो चीज़ हलाल है, पैसा जाए तो जो है ना चीज़ हराम है। तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग की है, बहुत सारी लर्निंग की है। लर्निंग होगी तो हर चीज़ आ जाएगी। ये सेशन यहाँ पे वाइंड अप है। तो मैं जो है ना आपके साथ लिंक दोबारा से मैं शेयर कर देता हूँ। ये मेरे ख्याल से वैसे भी यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट का टाइम दे रहा है, सेशन खुद ही हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो लिंक मैं दोबारा से जो है आपको शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन आता हो कर लो, वैसे ये यहाँ पे ये ख़त्म है।